नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट आईक्यू में। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट यूपी पुलिस परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रैक्टिस सेट में आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। दोस्तों, आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग और आपके सिलेबस के हिसाब से ही ये प्रैक्टिस सेट लेकर हम आए हैं। दोस्तों, हम लोग सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से समझते हुए पढ़ेंगे ताकि सभी प्रश्नों के उत्तर हमें याद रहें और एग्ज़ाम टाइम हमें सिर्फ रिवीजन करना हो, इसलिए सभी प्रश्नों को समझते हुए चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, तमिलनाडु तथा कर्नाटक से गुजरने वाली नदी है। ऑप्शन ए बैगई, बी पेरियार, सी कृष्णा, डी कावेरी। तो दोस्तों, इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन डी। तमिलनाडु और कर्नाटक से गुजरने वाली नदी कावेरी है। दोस्तों, कावेरी नदी का उद्गम स्थल जो है कर्नाटक के कुर्ग ज़िले में स्थित ब्रह्मागिरी पहाड़ी में है। ठीक है, और ये जो है लगभग 800 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए तमिलनाडु से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है दोस्तों, इसे दक्षिण भारत की गंगा के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ताओवाद दर्शन और धार्मिक आस्था की एक प्राचीन परंपरा है जो निम्नलिखित में से किससे गहरे रूप से जुड़ी हुई है। ऑप्शन ए है ताइवानी प्रथा और विश्व दृष्टि, बी चीनी प्रथा और विश्व दृष्टि, सी जापानी प्रथा और विश्व दृष्टि, डी वियतनामी प्रथा और विश्व दृष्टि। तो दोस्तों, इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी, चीनी प्रथा और विश्व दृष्टि। क्योंकि ताओवाद दर्शन और धार्मिक आस्था की विश्व दृष्टि एक प्राचीन परंपरा है दोस्तों, जो कि चीनी प्रथा और विश्व दृष्टि से गहरे रूप से जो है जुड़ी हुई है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल वायसराय के शासनकाल के दौरान आरंभ की गई। ऑप्शन ए डलहौजी, बी करजन, सी बेंटिक, डी कार्नवालिस। तो दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी कार्नवालिस। ठीक है, भारतीय सिविल सेवा जो है वो कार्नवालिस के शासन के दौरान शुरू की गई थी। ठीक है, और कार्नवालिस जो थे वो भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, इनको भारत में नागरिक सेवा का जनक भी माना जाता है। कार्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक भी माना जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। ऑप्शन ए समताप मंडल, बी मध्यमंडल, सी आयनमंडल, डी बहिर्मंडल। तो दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत बहिर्मंडल होती है। धरातल से तकरीबन 640 किलोमीटर से ऊपर के भाग को बहिर्मंडल कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के एक एजेंट के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन ए भारतीय स्टेट बैंक, बी सेंट्रल बैंक, सी कैनरा बैंक, डी इंडियन ओवरसीज़ बैंक। तो दोस्तों, इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन ए भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के एक एजेंट के रूप में जो है कार्य करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन जो अब गैट के स्थान पर है का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए वियना, बी ब्रुसेल्स, सी न्यूयॉर्क, डी जेनेवा। तो दोस्तों, इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी जेनेवा। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई। दोस्तों, इसका मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड के जनेवा में स्थित है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं।
विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? ऑप्शन ए 21 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 30 वर्ष, डी 35 वर्ष। दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी 30 वर्ष। विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है वो 30 वर्ष है। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। दोस्तों विधान परिषद का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 169 में किया गया है और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष निर्धारित की गई है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला किसने लिखा? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी सरोजनी नायडू, सी काजी नजरुल इस्लाम, डी तस्लीमा नसरीन। दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने स्वदेशी आंदोलन 1905 के अवसर पर अपना प्रसिद्ध गान आमार सोनार बांग्ला लिखा। बाद में यही गान बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान भी बना। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है भारत में लाख का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, बी झारखंड, सी पश्चिम बंगाल, डी गुजरात। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी झारखंड। झारखंड में लाख का सबसे अधिक उत्पादन होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है भारत में लिग्नाइट का खनन कहाँ होता है? ऑप्शन ए झरिया, बी कोरबा, सी नवेली, डी भद्रावती। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन सी। भारत में लिग्नाइट कोयले का खनन नवेली में होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय पतझड़ी पौधा है जो दक्कन के पठार की विशेषता है? ऑप्शन ए सागौन, बी शीशम, सी चंदन, डी साल। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी चंदन। चंदन के पेड़ मुख्य रूप से भारत में दक्कन के पठार के अंतर्गत कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं। ये एक उष्णकटिबंधीय पतझड़ी पौधा है। दोस्तों अगला प्रश्न है समुदाय के लिए क्या अनिवार्य नहीं है? ऑप्शन ए धर्म, बी एकता, सी विचार, डी भावना। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए धर्म। क्योंकि दोस्तों समुदाय के लिए एकता, भावना, विचार इन सभी का होना अनिवार्य है, लेकिन धर्म का नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से संसार का सबसे अधिक प्रचलित विवाह कौन सा है? ऑप्शन ए एक विवाह, बी प्रयोगात्मक विवाह, सी मैत्री विवाह, डी बहुभ्रात विवाह। तो दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन ए एक विवाह। क्योंकि संसार का सबसे अधिक प्रचलित विवाह जो है वो एक विवाह है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है द्वैत देव सिद्धांत के प्रवर्तक हैं? ऑप्शन ए शंकराचार्य, बी रामानुजाचार्य, सी माधवाचार्य, डी निम्बकाचार्य। तो दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन डी निम्बकाचार्य। क्योंकि द्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक निम्बकाचार्य जी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है पतंजलि का संबंध है? ऑप्शन ए योग दर्शन, बी सांख्य दर्शन से, सी न्याय दर्शन से, डी वैशेषिक दर्शन से। तो दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन ए योग दर्शन से। पतंजलि का संबंध योग दर्शन से है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है? ऑप्शन ए त्रिपिटक, बी कल्पसूत्र, सी तुराह,
डी हदीस। तो दोस्तों इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी, कल्पसूत्र। कल्पसूत्र जो है वो जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, और आपका जो त्रिपिटक है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, और हदीस जो है ये मुसलमानों में मुस्लिम धर्म से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए जर्मनी में, बी संयुक्त राज्य अमेरिका में, सी फ्रांस में, डी इंग्लैंड में। तो दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान सर्वप्रथम यानी सबसे पहले जर्मनी में शुरू हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्धि लब्धि का सूत्र किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? आपका ऑप्शन ए है बिने, बी स्टर्न, सी बुंड, डी साइमन। तो दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन ए, बुद्धि लब्धि का सूत्र जो है वो आपका सबसे पहले स्टर्न ने दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, व्यवहारवाद उपागम के प्रतिपादक हैं? ऑप्शन ए बिने, बी टिचनर, सी वॉटसन, डी थॉर्नडाइक। तो दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी, वॉटसन, क्योंकि व्यवहारवाद उपागम के प्रतिपादक वॉटसन थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यूरोप के उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्ब्रस कहाँ स्थित है? माउंट एल्ब्रस, ऑप्शन ए जर्मनी, बी स्विट्ज़रलैंड, सी रूस, डी यूक्रेन। तो दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी, एल्ब्रस पर्वत एक सुप्त ज्वालामुखी है जो कॉकेसस क्षेत्र की कॉकेसस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। ठीक है दोस्तों, एल्ब्रस रूस के काराचाय चरकसिया क्षेत्र में स्थित है और जॉर्जिया सीमा से काफ़ी नज़दीक भी है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, बी 13, सी 17, डी 26। तो दोस्तों इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 जो है वो आपका विधि के समक्ष समानता है, और जो 13 है आपका इसमें मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां हैं, और आपका जो अनुच्छेद 17 है दोस्तों ये है अस्पृश्यता का अंत, और अनुच्छेद जो 26 है इसमें है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। ठीक है दोस्तों, ये मूल अधिकार है, इसमें 14 भी मूल अधिकार है, 13 भी है, 17 और 26। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक भाग के रूप में उल्लिखित है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, बी राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, सी मौलिक कर्तव्य, डी राज्यों। तो दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, क्योंकि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत अनुच्छेद 51 में राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन के लिए प्रयास करने चाहिए। संसद जो है अनुच्छेद 253 के तहत अंतर्राष्ट्रीय संधियां लागू करने के लिए और कानून बनाने का अधिकार रखती है, तो इसलिए राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत में आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान किया गया है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल का नियुक्त प्राधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? ऑप्शन ए है भारत के प्रधानमंत्री, बी संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री, सी भारत के राष्ट्रपति,
डी भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो दोस्तों इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, क्योंकि दोस्तों भारत का संविधान संघात्मक है, इसमें संघ और राज्यों के शासन के संबंध में प्रावधान किया गया है। दोस्तों संविधान के भाग 6 में राज्य शासन के लिए प्रावधान है। भारत के राज्यपाल की नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति करता है। 7वें संशोधन 1956 के तहत एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों के लिए भी नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। ऑप्शन बी है, महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। सी, महाभियोग प्रस्ताव सदन की कुल सदस्यता के 2/3 से अधिक बहुमत से पारित किया जा सकता है। डी, राष्ट्रपति पर राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है। तो दोस्तों इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति पर राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है। तो ये जो है कथन गलत है दोस्तों। ठीक है, बाकी अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। वह तभी पद से हटेगा जब उसे संसद में प्रस्तुत किसी प्रस्ताव से हटाया जाए दोस्तों। और दूसरी बात है, जिसे प्रस्तुत करते वक्त जो है सदन के 1/4 जो सदस्य हैं उनका समर्थन मिले, और प्रस्ताव पारित करने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले नोटिस दिया जाए। ठीक है दोस्तों, और प्रस्ताव सदन की कुल संख्या के 2/3 से अधिक प्रस्ताव से पारित होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आपका डी जो है आपका गलत है, ऑप्शन डी जो है वो गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी भारत के विरुद्ध थे। ऑप्शन ए है मंद औद्योगिकरण, बी तीव्र औद्योगिकरण, सी औद्योगिकरण की ब्रिटिश पद्धति, डी औद्योगिकरण की अमेरिकी पद्धति। तो दोस्तों इसमें आपका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन बी, तीव्र औद्योगिकरण, क्योंकि महात्मा गांधी भारत में तीव्र औद्योगिकरण के विरुद्ध थे। दोस्तों महात्मा गांधी मंद औद्योगिकरण के समर्थक थे। ठीक है, क्योंकि उनका मानना था कि भारत जैसे देश में तीव्र यानी तेज़ी से जो औद्योगिकरण से लोग अधिक मात्रा में बेरोज़गार रहेंगे, और धीरे धीरे औद्योगिकरण से लोग रोज़गार के अनुपात में अपने आप को ढालते चले जाएंगे। इसलिए महात्मा गांधी जो है वो मंद औद्योगिकरण के पक्ष में थे और तीव्र औद्योगिकरण के विरोध में थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए है आपका कारेवास, बी भागीरथी, सी काठमांडू, डी अराकू। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि अराकू घाटी आंध्र प्रदेश राज्य के विशाखापट्टनम ज़िले में एक पर्वतीय स्थान है। दोस्तों ये घाटी पूर्वी घाट पर स्थित है और कई जनजातियों का इस घाटी में निवास स्थान भी है। बाकी आपका कारेवास, काठमांडू और भागीरथी ये घाटी जो है हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित हैं। अराकू जो है वो स्थित नहीं है, ये आंध्र प्रदेश राज्य में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? ऑप्शन ए शारदा मुखर्जी, बी विजय लक्ष्मी पंडित, सी मार्गरेट अल्वा, डी सरोजनी नायडू। तो दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन डी सरोजनी नायडू, क्योंकि सरोजनी नायडू का जन्म हैदराबाद में हुआ। उन्होंने 13 वर्ष की आयु में लेडी ऑफ द लेक नाम कविता की रचना की और लोकप्रियता के कारण वो जो हैं 1925 में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन का
उन्हें अध्यक्ष चुना गया। और भारत की स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल बनी। किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली वे सबसे पहली महिला हैं, ठीक है। और उत्तर प्रदेश की भी वो पहली राज्यपाल हैं, ठीक है, राज्यपाल थी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, अवध की रियासत से उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम है जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों के साथ होने वाली लड़ाई में भाग लिया। ऑप्शन ए है बेगम हज़रत महल, बी बेगम रज़िया सुल्तान, सी बेगम जहां आरा, डी बेगम मेहरुन्निसा। तो दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन ए बेगम हज़रत महल, ठीक है। क्योंकि अवध की रियासत में बेगम हज़रत महल ने 1857 की लड़ाई में जो है या विद्रोह में भाग लिया था। और ये अवध की बेगम हज़रत महल नाम से प्रसिद्ध थी। अवध के नवाब वाजिद अली शाह की ये दूसरी पत्नी थी। दोस्तों अंग्रेज़ों द्वारा कलकत्ता में अपने शौहर के निर्वासन यानी अपने पति के निर्वासन के बाद उन्होंने लखनऊ पर कब्ज़ा कर लिया। अंग्रेज़ों के कब्ज़े से अपनी रियासतों को बचाने के लिए बेगम हज़रत महल ने अपने नाबालिग बेटे को अवध का नवाब की राजगद्दी पर बिठाया और ख़ुद जो है शासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली। लेकिन दोस्तों 1857 के ईस्ट इंडिया कंपनी के ख़िलाफ़ विद्रोह में भाग लिया, असफल हो गई और गिरफ्तारी से बचने के लिए वो नेपाल चली गई। तो बेगम हज़रत महल का 1857 के विद्रोह में बहुत अहम रोल है, बहुत बड़ा रोल था, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, वह कौन से कवि और संत हैं जिन्होंने रामायण का एक दूसरा संस्करण रामचरितमानस लिखा। ऑप्शन ए रविदास, बी सूरदास, सी कालिदास, डी तुलसीदास। तो दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन डी तुलसीदास। श्री रामचरितमानस अवधी भाषा में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा। दोस्तों 16वीं सदी में रचित ये महाकाव्य है। इस ग्रंथ को अवधी साहित्य की महान कृति भी माना जाता है और इसे सामान्यतः तुलसी रामायण या तुलसी कृत रामायण भी कहा जाता है। और भारतीय रामचरितमानस भारतीय संस्कृति में एक विशेष स्थान भी रखता है। तो रामचरितमानस दूसरा संस्करण तुलसीदास ने लिखा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों, मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देशीय भाषा चगताई तुर्किक में अपनी आत्मकथा लिखी। इस पुस्तक का नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऑप्शन ए मुगलनामा, बी बाबरनामा, सी बाबर मुबारक, डी बाबर बिहाया। तो दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी बाबरनामा। बाबरनामा सबसे पहले आपको ये बता दें, बाबरनामा जो है वो तुर्की भाषा में है, बाबर ने लिखा। और बाबरनामा या इसको जो है इसका दूसरा नाम भी है, इसको कहते हैं ताजुके बाबरी। मुग़ल साम्राज्य के जो सबसे पहले सम्राट थे बाबर, उनकी ये आत्मकथा है, ये तुर्की भाषा में लिखी गई। और बाबर में दो शक्तिशाली हिंदू राज्य मेवाड़ और विजयनगर का वर्णन भी मिलता है। बाबर ने ही 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त कर दिया था और दिल्ली सल्तनत के साथ साथ लोदी वंश का अंत भी बाबर ने ही किया था। और वहीं से जो है दोस्तों मुग़ल वंश की स्थापना हुई थी या मुग़ल वंश की नींव पड़ी थी, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, 1966 में अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उनके प्रधानमंत्री के रूप में काम करने की लगभग अवधि कितनी थी? दोस्तों ऑप्शन ए 2 दिन, बी 2 हफ्ते, सी 2 महीने, डी 2 साल। तो दोस्तों इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी। 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार भारत के 10वें प्रधानमंत्री बने और दोस्तों 2 हफ्ते 13 दिन के लिए बने, ठीक है। यहाँ पे
2 ही हफ्ते ऑप्शन में दिया है, लेकिन संसद में विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा। फिर 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। और अटल बिहारी वाजपेयी एक हिंदी कवि, पत्रकार और प्रखर वक्ता भी थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का नाम क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन ए है अजातशत्रु, बी सरीपुत्र, सी जीवक, डी राहुला। तो दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी, वेरी इंपॉर्टेंट है, जीवक। क्योंकि हर्यक वंश के शासक बिंबिसार के दरबार में एक प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक निवास करता था, और उसे जो है बिंबिसार ने भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक के रूप में, यानी निजी डॉक्टर के रूप में उनकी सेवा करने के लिए जो है भेजा था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई कविता आमार सोनार बांग्ला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, ये टैगोर की पहली कविता थी, बी, इस कविता को बाद में बांग्लादेश ने अपने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया, सी, इस कविता के लिए टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया, डी, ये कविता शांति निकेतन के एक स्कूल की प्रार्थना थी। तो दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि इस कविता को बाद में बांग्लादेश ने अपने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई कविता आमार सोनार बांग्ला, ठीक है, वर्तमान में बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। इन्हीं के द्वारा लिखा गया जन गण मन वर्तमान में भारत का राष्ट्रगान है। दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर विश्व के एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने 2 देशों के राष्ट्रगान लिखे। इनके द्वारा रचित पुस्तक गीतांजलि के लिए उन्हें वर्ष 1913 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो दोस्तों ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत में पंचवर्षीय योजना प्रणाली का रूस से अपनाया गया था, योजना प्रणाली को रूस से अपनाया गया था। उसी रूसी नेता का क्या नाम है जिसने पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण को लागू किया? दोस्तों ऑप्शन ए है व्लादिमीर लेनिन, बी, जोसेफ स्टालिन, सी, लियोनिड ब्रेजनेव, डी, निकिता खुश्चेव। तो दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी, जोसेफ स्टालिन। क्योंकि भारत में पंचवर्षीय योजना प्रणाली को रूस के संविधान से अपनाया गया, और रूस में पंचवर्षीय योजना जो है वो जोसेफ स्टालिन ने लागू की थी। भारत में अभी तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू हुई हैं। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में हेरेंड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वर्साय का महल निम्नलिखित में से किस यूरोपीय राजधानी के पास स्थित है? ऑप्शन ए, लंदन, बी, पेरिस, सी, रोम, डी, ब्रुसेल्स। तो दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि वर्साय महल फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। इस महल का निर्माण लुई 14वें द्वारा करवाया गया था। दोस्तों ये यूनेस्को की जो है हेरिटेज सूची में है। वर्साय की संधि प्रथम विश्व युद्ध के अंत में जर्मनी और गठबंधन देशों यानी ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रूस के बीच हुई थी। और दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध के बाद पराजित जर्मनी ने, यानी जर्मनी हार गया था, उसने 28 जून 1919 के दिन वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर किए। इसलिए आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है।
ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, वेनिस शहर जो नहरों और पुलों से युक्त है निम्नलिखित किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए डेनमार्क, बी स्कॉटलैंड, सी फ्रांस, डी इटली। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी इटली, क्योंकि इटली का वेनिस नगर शहरों और पुलों से युक्त है। इसकी प्राकृतिक खूबसूरती एक कला चित्र के समान दिखाई देती है। ये शहर सांस्कृतिक एवं व्यापारिक केंद्र है। दोस्तों, इस नगर में गांडोवा नाव में सवार होकर सैलानी जो हैं वो घूमते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पोनमुडी दक्षिण भारत का एक छोटा सा हिल स्टेशन है। ये किस शहर के पास स्थित है? ऑप्शन ए कोझिकोड, बी मदुरई, सी तिरुवनंतपुरम, डी मैंगलुरु। तो दोस्तों, इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी तिरुवनंतपुरम। ठीक है, क्योंकि पोनमुडी दक्षिण भारत का एक छोटा सा हिल स्टेशन है। ये हिल स्टेशन केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के पास है। ये पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा है जो अरब सागर के समानांतर फैला हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? ऑप्शन ए डरबिन, बी पर्थ, सी ब्रिस्बेन, डी होबार्ट। तो दोस्तों, इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी पर्थ। पर्थ जो है वो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ठीक है, और इसकी स्थापना 12 जून 1829 को कैप्टन जेम्स स्टर्लिंग ने की थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सज़ा माफ़ करने या सज़ा में हेर फेर करने की शक्ति प्राप्त है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें आपका ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति, बी भारत के प्रधानमंत्री, सी विभिन्न राज्यों के राज्यपाल, डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों, इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। विभिन्न राज्यों के राज्यपाल, क्योंकि अनुच्छेद 161 इस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को किसी अपराधी को क्षमा करने और टालने, निलंबन करने की शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित हैं? ऑप्शन ए भारत की नागरिकता, बी भारत में भाषाएं, सी भारतीय राज्यों की सीमाएं, डी बच्चों के लिए शिक्षा। तो दोस्तों, इसमें आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि भारत के संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 आपका नागरिकता से संबंधित है। भारतीय संविधान में नागरिकता की कोई परिभाषा नहीं दी गई है, लेकिन नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के तहत जो व्यक्ति पंजीकरण के अंतर्गत भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें अब कम से कम 5 साल तक भारत में निवास करना होगा। इससे पहले ये जो अवधि थी वो 6 माह की थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300A निम्नलिखित में से किसकी गारंटी देता है? ऑप्शन ए कोई भी व्यक्ति अपनी शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा, बी कोई भी व्यक्ति अपने वैवाहिक अधिकारों से वंचित नहीं रहेगा, सी कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित नहीं रहेगा, डी
कोई भी व्यक्ति अपनी निजता यानी प्राइवेसी से वंचित नहीं रहेगा। तो दोस्तों इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित नहीं रहेगा। क्योंकि भारत जो अनुच्छेद 300 ए है वो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार यानी जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, उसमें पहले ये संपत्ति का अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में संपत्ति का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है, यहाँ से समाप्त कर दिया गया है। अब ये जो है अधिकार संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 का के तहत केवल एक कानूनी अधिकार के रूप में भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 और 329 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? ऑप्शन ए है चुनाव, बी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, सी पंचायतें, डी एक राज्यपाल की शक्तियां। तो दोस्तों इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन ए। भारतीय संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 के बीच जो है वो आपका चुनाव यानी निर्वाचन से संबंधित उपबंध किए गए हैं। 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। दोस्तों चुनाव आयोग पहली बार 1989 में 3 सदस्यीय बनाया गया था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि 324 से 329 जो है वो निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में प्रमुख सुपारी उत्पादक राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए केरल, बी पश्चिम बंगाल, सी मणिपुर, डी कर्नाटक। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी। भारत में सबसे ज़्यादा सुपारी का उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक है। सुपारी का उपयोग धार्मिक कार्यों और पान के इस्तेमाल में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिरसी सुपारी एरेका नट है जिसे भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्राप्त है। ये सुपारी किस राज्य में उगाई जाती है? ऑप्शन ए कर्नाटक, बी बिहार, सी आंध्र प्रदेश, डी उड़ीसा। तो दोस्तों इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन ए। सिरसी सुपारी पहली एरेकॉनॉट है जिसे भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्राप्त हुआ है। ये सुपारी कर्नाटक राज्य में उगाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? आपका ऑप्शन ए है बहादुर शाह जफर, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी शेर शाह सूरी, डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी शेर शाह सूरी। ठीक है, शेर शाह सूरी का मकबरा जो है वो बिहार राज्य के सासाराम में एक झील के बीच में बना हुआ है। ठीक है, और 1945 में कलिंजर अभियान के दौरान बारूद के ढेर में आग लग जाने से शेर शाह सूरी की जो है मौत हो गई थी। ठीक है, और शेर शाह सूरी ने हुमायूं को भी एक युद्ध में पराजित किया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित किस सीमा के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश बिहार सीमा, बी उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सीमा, सी उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा, डी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सीमा। तो दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सीमा, क्योंकि बुंदेलखंड मध्य प्रदेश का एक प्राचीन क्षेत्र है। दोस्तों इसका प्राचीन नाम जेजाक भुक्ती है। इसका विस्तार मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है। भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधताओं के बावजूद बुंदेलखंड में जो एकता और समरसता है उसके कारण ये अपने क्षेत्र में अपने आप में सबसे अनूठा जो है वो एक क्षेत्र है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों,
किस वर्ग में ईस्ट इंडिया कंपनी के ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किया? ऑप्शन ए 1800, बी 1805, सी 1806, डी 1809। तो दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि अंग्रेज़ों के साथ जो है अमृतसर में ईस्ट इंडिया कंपनी और रणजीत सिंह ने 1809 में एक संधि पर हस्ताक्षर किए। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1828 में ब्रह्मा समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए है राजा राममोहन राय, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी केशव चंद्र सेन, डी स्वामी विवेकानंद। तो दोस्तों इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन ए राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय के द्वारा ब्रह्मा समाज की स्थापना की गई। ये स्थापना 20 अगस्त 1828 में की गई। ठीक है, राजा राममोहन राय के उपदेशों का सार सर्वप्रथम स्वभाव था। ब्रह्मा समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य हिंदू समाज में व्याप्त बुराइयों जैसे सती प्रथा, बहुपति विवाह, अस्पृश्यता, वेश्यागमन, जाति प्रथा, इन सबको समाप्त करने के लिए राजा राममोहन राय ने ये आपका जो है एक ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे। हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।